हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल बागनाथ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रायद्वीपी पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल में नए लोग जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं दोस्तों, जिससे आपको हमारे द्वारा जो नई नई वीडियो अपलोड की जा रही हैं उनकी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, प्रायद्वीपी पठार में मैंने समस्त एनसीईआरटी के तथ्यों को रखा है। आप लोग हमारी इस वीडियो को फर्स्ट से लेके लास्ट तक अवश्य देखें। ये आपके लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होने वाली वीडियो है। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं प्रायद्वीपी पठार। देखो, प्रायद्वीपी पठार किसे कहते हैं। देखो दोस्तों, ये पूरा प्रायद्वीपी पठार है अत्यंत प्राचीन भूखंड का हिस्सा है। जब तेथिस नामक महासागर हुआ करता था, उसका जो दक्षिणी हिस्सा था, मैं इसके बारे में ज़्यादा आपको फिजिकल ज्योग्राफी में बताऊंगा। उसका जो दक्षिणी हिस्सा था वो गोंडवाना लैंड कहलाता था। उस गोंडवाना लैंड का ही ये क्या है, प्राचीन भूखंड का भाग है। कौन? प्रायद्वीपी पठार। ये प्रायद्वीपी पठार की जो आकृति है दोस्तों, देखो, तिकोना यानी त्रिभुजाकार है। कैसी आकृति है? त्रिभुजाकार है। इसकी जो ऊंचाई है, औसतन ऊंचाई 600 से 900 मीटर के आसपास है। ठीक है, लगभग 600 से 900 मीटर ऊंचा उठा हुआ भूभाग है। और ये समुद्र जो नदियों के द्वारा जो मैदान बनाए गए हैं, उन मैदानों से लगभग 150 मीटर ऊंचा उठा हुआ भाग है। आपको पता है, जो पर्वत होते हैं वो नुकीले होते हैं और ऊंचे होते हैं। मैदान किसे कहते हैं? सपाट भूमि को कहा जाता है। और पठार जो होते हैं मैदानों से ज़्यादा ऊंचे होते हैं और पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं, लेकिन इनका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो सपाट होता है। ठीक है, तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस प्रायद्वीपी भारत की जो सीमाएं। उत्तर में किसके साथ सीमा है, पूरब में किसके साथ सीमा है, उत्तर पश्चिम में किसके साथ सीमा है, पश्चिम में किसके साथ है, और दक्षिण में इसकी सीमा कौन बनाता है। तो प्रायद्वीपी पठार की जो पूर्वी सीमा है वो राजमहल की पहाड़ियों से है। किससे है? राजमहल की पहाड़ियों से। और इसकी जो उत्तर पश्चिमी जो सीमा है वो अरावली पर्वत है। ठीक है, अरावली पर्वत जिसका विस्तार दिल्ली रिज तक है। और इसके पश्चिम में, इस प्रायद्वीपी पठार के पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां हैं? गिर पहाड़ियां हैं। और इस प्रायद्वीपी भारत के जो दक्षिण की जो सीमा निर्धारित होती है दोस्तों, वो होती है इलायची अर्थात कार्डामम की पहाड़ियों के द्वारा। इलायची अथवा कार्डामम की पहाड़ियों के द्वारा। देखो, प्रायद्वीपी भारत की जो सीमाएं हैं, पूरब की ओर राजमहल की पहाड़ियां हैं, उत्तर पश्चिम में आपकी अरावली हो गई, पश्चिम में गिर की पहाड़ियां हैं और दक्षिण में कार्डामम इलायची की पहाड़ियां हैं। अब याद रखना दोस्तों, जो प्रायद्वीपी पठार का पश्चिमी हिस्सा है ये ज़्यादा ऊंचा है। किसके बजाय? इस पूर्वी हिस्से के बजाय। ठीक है, अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे प्रायद्वीपी पठार को 3 भागों में बांट देते हैं। इसका जो पहला भाग है उसको हम कह देते हैं दक्कन का पठार। दूसरे भाग को हम क्या कह देते हैं? मध्यवर्ती उच्च भूभाग। और तीसरे को हम क्या कह देते हैं? उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र या उत्तर पूर्वी पठारी भाग। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं दक्कन के पठार की। दक्कन के पठार की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो पश्चिमी सीमा है पश्चिमी घाट से है, पूर्वी सीमा इसके पूर्वी घाट से है, उत्तरी सीमा देखो, इसका किसे? सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, ये इसकी सीमा बनाती है। किसकी? इस दक्कन के पठार की। ठीक है, दक्कन के पठार की पश्चिमी सीमा पश्चिमी घाट, पूर्वी सीमा पूर्वी घाट और उत्तरी सीमा सतपुड़ा, महादेव और मैकाल। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो, जो दक्कन के पठार का है इसका जो निर्माण है वह लावा के द्वारा हुआ है। ठीक है, दक्कन टैप भी कहा जाता है इसको। और यहाँ पर जो है काली मिट्टी भी पाई जाती है, और काली मिट्टी कपास के लिए, सोयाबीन के लिए, चने के लिए आदि कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती है।
इसके अतिरिक्त पठार संसाधनों में तो धनी होते हैं, आप लोगों को पता है। तो यहाँ जो दक्कन का पठार है ये भी संसाधनों की दृष्टि से बहुत संपन्न है। लोहा, सोना, तांबा आदि आदि यहाँ पाया जाता है। इस दक्कन के पठार में देखो तेलंगाना का पठार सम्मिलित है, ये आपका बस्तर का पठार दंडकारण्य क्षेत्र है, और यहाँ कोयम्बटूर का पठार है, कर्नाटका का पठार है। यानी कहने का मतलब है बहुत सारे पठार आपस में, बहुत सारे पठारों से बना है कौन, दक्कन का पठार। अब हम बात करते हैं, अगर इस दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं। वैसे तो दक्कन के पठार की क्या, पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो दोस्तों वो अनायमुड़ी है। अनायमुड़ी जो 2695 मीटर ऊंची है। कितनी है, 2695 मीटर ऊंची है। और ये कहाँ स्थित है, अन्नामलाई पहाड़ियों में। ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ियों में जो है अनायमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है पूरे प्रायद्वीपीय भारत की। तो सीधी सीधी बात है कि दक्कन के पठार का भी सबसे ऊंचा कौन सा हो गया, अनायमुड़ी 2695 मीटर। दूसरे नंबर की जो सबसे ऊंची चोटी है प्रायद्वीपीय भारत की वो डोडा बेटा है, नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। उसकी जो हाइट है 2636, कितनी है, 2636 मीटर है। ठीक है, अब हमने ये ध्यान रखना है दोस्तों, अगर हम पश्चिमी घाट की बात करते हैं, जो शतमाला, हरिश्चंद्र, बात समझ रहे हैं, ये पहाड़ियां भी जो हैं इसी दक्कन के पठार में है। इसके अलावा पश्चिमी घाट को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है, कर्नाटक और तमिलनाडु में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है, नीलगिरी के नाम से जाना जाता है, और केरल में जो है इसको इलायची तथा अन्नामलाई की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इलायची, कार्डामम तथा अन्नामलाई की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है किसको, पश्चिमी घाट को। और पश्चिमी घाट की जो हाइट है पूर्वी घाट की अपेक्षा ज़्यादा है। ठीक है, इसका पता हम कैसे लगाते हैं, पश्चिमी घाट से जो भी नदियाँ निकलती हैं, गोदावरी देखो ये आपके महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, त्र्यंबक से, और यहाँ पर आपका जो कृष्णा नदी है ये आपकी जो है महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। ठीक है, और यहाँ क्या कहते हैं आपका कावेरी। ठीक है, जितनी भी ये नदियाँ हैं इन नदियों के द्वारा जो पूर्वी घाट है ये अपरदित है, बात समझ रहे हैं। इस कारण पूर्वी घाट जो है कम ऊंचा है पश्चिमी घाट की अपेक्षा। पश्चिमी घाट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो कालसुबाई और महाबलेश्वर है, कालसुबाई पहले नंबर पे और महाबलेश्वर दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पश्चिमी घाट की सिर्फ। ठीक है, अगर हम पूर्वी घाट की बात करते हैं तो महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। अब इसके बाद इससे भी एक इम्पोर्टेंट क्या है, जो पश्चिमी घाट है और जो पूर्वी घाट है उसका जो मिलन बिंदु है वो नीलगिरी है। कौन सा है, नीलगिरी है वो। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसी दक्कन का पठार, वैसे ये शांत क्षेत्र माना जाता है भूकंप की दृष्टि से, लेकिन यहाँ पर एक भीमाभ्रंश है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर भूकंपीय हलचल होती रहती है। क्लियर आ गया। अब हम बात करते हैं दक्कन के पठार की, अगर पूर्वी घाट की अगर हम बात करते हैं, देखो कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे सेवराय की पहाड़ियाँ हैं, जावेदी की पहाड़ियाँ हैं, पालकोंडा पर्वत है, नल्ला मलाई है, ये जो है क्रम है, इसको आपने याद करना है। सबसे अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर कहेंगे नल्ला मलाई, फिर आएगा पालकोंडा पर्वत, जावेदी पहाड़ियाँ और शिवराय की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये आपका क्रम है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, देखो और एक चीज़ और बता देता हूँ, खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, लोहा सोना आप लोगों को पता है। इसके अतिरिक्त भाई जो यहाँ पर लेटराइट मिट्टी भी पाई जाती है, काली मिट्टी, इसके पश्चिमी हिस्से में काली मिट्टी तो पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी में कपास की खेती अच्छी होती है, सोयाबीन और चना भी अच्छा पैदा होता है, चना। ठीक है, ग्राम कहते हैं जिसे। अब याद रखना, जो लेटराइट मिट्टी है उस लेटराइट मिट्टी में चाय, कॉफ़ी, बात समझ रहे, मसालों की खेती बहुत अच्छी होती है। जैसे कर्नाटक जो है मेनली कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, कॉफ़ी बहुत अच्छी सबसे ज़्यादा पैदा करता है। ठीक है, और इसके अलावा मसालों के लिए आपका केरल है। ठीक है, और चाय जो है असम में है, असम में भी जो है लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ भी थोड़ा बहुत चाय यहाँ भी पैदा की जाती है।
तो दोस्तों ये आपका दक्कन का पठार पूरा हो गया लगभग। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ छोटा नहीं है आपका। फिर भी अगर कोई चीज़ अगर छूट गई होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अब हम बात करते हैं मध्यवर्ती उच्च भूभाग की। देखो, मध्यवर्ती उच्च भूभाग की जो सीमा है, दक्षिणी सीमा यही सतपुड़ा महादेव महकाल हो जाएगी। जिस प्रकार प्रायद्वीपी ये दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा क्या थी, सतपुड़ा महादेव महकाल, वैसे ही उच्च भूमि जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है, इसकी जो दक्षिणी सीमा है सतपुड़ा महादेव महकाल है। पूर्वी सीमा की अगर हम बात करते हैं, राजमहल आ गया आपका, और कैमूर की ये पहाड़ियाँ आ गई। और इसकी जो उत्तर पश्चिमी सीमा है, नॉर्थ वेस्ट जो सीमा है, वो आपके अरावली है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो विस्तार है राजस्थान के जैसलमेर तक है। और ये जो है यहाँ पर जो है गंगा की जो सहायक नदी है मुख्य, कौन, यमुना नदी। यमुना की मुख्य सहायक नदियाँ जितनी भी हैं, चंबल, बेतवा, केन, वो सब कहाँ से निकलती है, विंध्याचल और कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। चंबल नदी की एक सहायक नदी है बनास, जो कि अरावली से निकलती है। ठीक है, अरावली पर्वत के पास से निकलती है बनास नदी। इसके अलावा यहाँ पर इन नदियों के द्वारा, जैसे चंबल नदी के द्वारा जो है यहाँ पर जो है चंबल खड्ड का निर्माण, खड्ड और महाखड्ड, बात समझ रहे हैं, मतलब भूभाग को ऐसा कर दिया है, विषम बना दिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम खनिज संसाधन की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में जो है, क्योंकि ये कायांतरित संगमरमर, शिस्ट, नाइस, ये ऐसी संसाधन यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा ये पूरा जो प्रायद्वीपीय पठार है ना दोस्तों, ये बहुत सारे पठारों का समूह है। जैसे दक्कन के पठार में मैंने आपको बता दिया, तेलंगाना का पठार है, बस्तर का पठार है, कोयम्बटूर का पठार है, कर्नाटक का पठार है। इसी प्रकार ये मध्यवर्ती उच्च भूभाग भी जो है बहुत सारे पठारों का समूह है। यहाँ देखो मालवा का पठार है, अरावली और विंध्याचल के बीच में मालवा का पठार है। यहाँ हजारीबाग का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, संसाधन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन, छोटा नागपुर का पठार। यहाँ लोहा, कोयला, अन्य संसाधन बहुत सारे पाए जाते हैं। कहाँ, छोटा नागपुर। रांची का पठार, बात समझ लो, पलामू, तो बहुत सारे पठारों का क्या है, ये समूह है। ठीक है, मध्यवर्ती उच्च भूभाग। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं दोस्तों, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से जो है नर्मदा नदी आती है, ये मैं अपवाह तंत्र में भी बता दूंगा। सतपुड़ा और महादेव के ये बीच से जो है ताप्ती नदी आती है, तो ये जो है मैं आपको वहाँ भी बता दूंगा। ये जो है पश्चिम की ओर बहती है ये नदियाँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो उत्तर पूर्वी पठार है, इसकी क्या कहानी है। देखो, जो उत्तर पूर्वी पठार है वो पूरे प्रायद्वीपीय भाग का ही हिस्सा माना जाता है, पूरे प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा माना जाता था। हिमालय की उत्पत्ति के समय, जब हिमालय की उत्पत्ति के समय क्या हुआ, जो इंडियन प्लेट था वो उत्तर पूर्व की ओर खिसक गया। ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर खिसकने के कारण भ्रंश घाटी का यहाँ क्या हो गया, निर्माण हो गया। ठीक है, और उस भ्रंश घाटी में जो है नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी लाई गई वो पाट दिया गया, जिसके कारण राजमहल और मेघालय के पठार का जो है संपर्क टूट गया। संपर्क कहने का मतलब है ये अलग थलग पड़ गई। ठीक है, मेघालय का पठार तथा कार्बी एंग्लोंग का जो ये है, ये इसी का हिस्सा माना जाता है। किसका, पूरे प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माना जाता है। इसी कारण जिस प्रकार छोटा नागपुर में बहुत सारे संसाधन है, मैंने आप लोगों से बताया, ये पठार जो है वैसे भी संसाधन में धनी होते हैं दोस्तों, तो ऐसी जो है यहाँ भी बहुत सारे पदार्थों का भंडार पाया जाता है, संसाधनों का भंडार पाया जाता है, बहुत सारे खनिज संसाधनों का भंडार पाया जाता है। ठीक है, मेघालय के पठार को जो है पश्चिम से पूरब की ओर हम गारो खासी जयंतिया इन पहाड़ियों में बांट देते हैं। ठीक है, गारो खासी जयंतिया, और विश्व की जो सर्वाधिक वर्षा होती है यही मौसिन राम में होती है। ठीक है, तो ये तो आपको पता है, ये बाद में बता देंगे आपको। तो दोस्तों इतना ये उत्तर पूर्वी जो पठार है ये भी प्रायद्वीपीय पठार का ही क्या है, हिस्सा है। तो आप लोगों को बहरहाल मैंने जितनी चीज़ें आज बता रखी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि दिन भर ड्यूटी करते हैं तो शाम को थकान तो हो जाती है, लेकिन ये आप लोगों का प्यार स्नेह है जिससे वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक है, आप लोग ऐसे ही हमें प्यार स्नेह देते रहें, लेकिन
हमारी वीडियो को फर्स्ट से लेके लास्ट तक देखें दोस्तों, और हमें मोटिवेशन करते रहें, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो बना सकूं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। हमारे जितने भी नए दोस्त हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भेजें कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बागनाथ।